Hey guys, my name is Dr. Shubham Moye and welcome back to BioCatta. So एनटीए अभ्यास आपका टेस्ट नंबर 28 जो है आ चुका है, लेकिन इस बार मैंने जो है ये टेस्ट जो है लाइव सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की। जितने भी मैंने अभी लाइव टेस्ट अब तक सॉल्व किए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे जो उसमें से वो देख पा रहे थे और उनको उनका डिटेल जो है आंसर चाहिए था। लेकिन लाइव सॉल्व करते वक्त जो है मैं उनको जो है वो डिटेल में आंसर जो है नहीं बता पाता था, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, क्योंकि टाइम भी चालू था। तो इसलिए आज से जो है मैं जो है आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं हर एक पेपर में से, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन के ही आंसर बताऊंगा। अगर देखो आपको ये पसंद आता है तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि लाइव ही करना चाहिए तो मैं लाइव ही कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीए अभ्यास आपका टेस्ट 28 का बायोलॉजी का सोल्यूशन ओनली ऑफ डिफिकल्ट कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज ओनली। तो देखा जाए, चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की तरह। तो सेकंड क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। द हार्ट साउंड हर्ड ऑन द स्टेथोस्कोप व्हेन द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज मैक्सिमम इज ड्यू टू। तो देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में, ठीक है, कब मैक्सिमम होता है? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो होता है वो जो है ज्यादा होता है। मतलब क्या? ड्यूरिंग द सिस्टोल। और यहाँ पे देखा जाए तो हमें जो है मैक्सिमम टू साउंड्स आते हैं, दैट इज लब एंड डब। ठीक है, लब आता है कब? ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। एंड डब कब आता है? ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें पूछा क्या गया है कि द हार्ट साउंड हर्ड ऑन द स्टेथोस्कोप व्हेन द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज मैक्सिमम। सो ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज मैक्सिमम कब होगा? ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट जो है अंडर सिस्टोल होगा, ठीक है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है क्लोज होंगी, ठीक है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द हार्ट, ये जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है क्लोज होती है, और तब जो है पहला साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब। और जब ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट जो है ब्लड फ्लो आर्टरी आवर्टा और वेन से वापस ना आए, इसलिए जो है सेमिलर वॉल जो क्लोज होती है, तब उसका साउंड आता है डब। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, दैट इज बी ऑप्शन। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट of second question. Next question, which of the following combination of parents can produce a child with erythroblastosis fetalis? ठीक है, ये भी जो है conceptual question है। erythroblastosis fetalis ये किस फैक्टर से रिलेटेड होता है? इट्स रिलेटेड टू RH एंटीजन, ठीक है, RH एंटीजन से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट रहा तो हम उसे क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। अगर एब्सेंट रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? RH नेगेटिव। ठीक है, अगर हमें पूछा गया है कि एरेथ्रोब्लास्टिस कंडीशन कब होती है, ठीक है, विच कॉम्बिनेशन में? ये कब होता है? जब मदर जो है मोस्टली नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव RH नेगेटिव हो, और इसका फीटस जो है RH पॉजिटिव हो। ठीक है, आता ड्यूरिंग द बर्थ, ओके, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ये जो मदर का ये जो फीटस का ब्लड है, अगर वो मदर के ब्लड में चला जाता है थोड़ा, तो मदर के ब्लड में जो है एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी। फिर से फीटस अगर RH पॉजिटिव रहा, तो ये एंटीबॉडीज उस फीटस के थ्रू जाकर, ठीक है, उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, विच कॉजेस एनीमिया, जॉन्डिस, ओके, एंड इट मे बी द फैटल टू द फीटस। ओके, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और ये क्यों होता है? जब अगर मदर RH नेगेटिव हो और फिर RH पॉजिटिव वाला जीन कहां से आने वाला है? ऑब्वियसली फ्रॉम द RH पॉजिटिव फादर। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, और
आर एच पॉजिटिव जो है फादर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो, दैट इज वाई ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग्स ए टू एफ फ्रॉम द गिवन डायग्राम ऑफ अ कैस्टर सीड। ठीक है, कैस्टर सीड के बारे में हमें डायग्राम दी गई है और हमें पूछा गया है, लेबल करने बोला गया है। सो कैस्टर सीड के बारे में बात करें तो कैस्टर सीड क्या है, डाइकॉट है। और एक इसका स्पेशल फीचर जो है इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है, ठीक है, वो परसिस्टेंट रहता है, ठीक है, आफ्टर द सीड फॉर्मेशन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमें मालूम है हार्ड कवरिंग बाहर का जो रहता है दैट इज टेस्टा, ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गए हमारे, ठीक है, ये दोनों जो है एलिमिनेट हो गए, बाकी बचता क्या है, ए एंड डी। तो यहाँ पे बी जो है वो है एंडोस्पर्म जो दोनों में दिया गया है, सी कॉटिलिडॉन है, डी जो है यहाँ पे दिखा है टेगमन जो कि इनर लेयर होता है, ठीक है। देन ई से है यहाँ पे जो है रूट फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, यहाँ से रूट जो है बाहर आने वाला है, दैट इज, सो दैट्स वाई ई जो है यहाँ पे क्या होगा, दैट इज होगा रेडिकल, ठीक है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, और एफ जो होगा तो कॉर्निकल होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स एंड द नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ में देखा जाए तो सीड जो होती है एंजियोस्पर्म में वो किससे फॉर्म होती है, ओव्यूल से। और एक स्पेशल फीचर मालूम है हमारे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब क्या है, एक एक जो है वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो फॉर्म करेगा जाइगोट, दूसरा जो है मेल गैमेट जो फ्यूज होगा विद सेकेंडरी न्यूक्लियर टू फॉर्म अ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हमें दो मेल गैमेट की जरूरत होती है, ठीक है, एक सीड के लिए। तो हमें ऐसे कितने करने हैं, 100 सीड, तो हमें कितने मेल गैमेट लगेंगे, दैट इज 2 इंटू 100, दैट इज 200 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स कितने लगेंगे। तो यहाँ पे जो मियोटिक डिविजन्स है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड के लिए, तो वो किससे फॉर्म होने वाला है, ओविल से, यानी कि जब एग प्लस मेल गैमेट जो है फ्यूज होंगे तब वहां से जो है क्या फॉर्म होने वाला है, दैट इज हमारा सीड या ओविल आगे जाके आफ्टर जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सो यहाँ पे देखा जाए तो एक एक के लिए एक मियोटिक डिवीजन लगता है, तो हमें अगर 100 सीड चाहिए तो 100 एग लगेंगे, तो इसलिए 100 मियोटिक डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो और इन 100 एग के लिए हमें 100 पोलन गैम या मेल गैमेट लगेंगे, और हमें मालूम है एक माइक्रोस्पोरेंजिया से 4 मेल गैमेट जो है फॉर्म होते हैं, सो इसे हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें आ जाएगा क्या, 25। सो ये 100 मियोटिक डिवीजन ऑफ एग प्लस 25 मियोटिक डिवीजन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, या पोलन, और टोटल कितने हुए 125 मियोटिक डिवीजन, जो कि आता है बी ऑप्शन में, दैट इज 200 मेल गैमेट्स एंड 125 मियोटिक डिविजन। तो इसका आंसर आता है क्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, देयर आर 5 एलीलीज of a particular gene in a population. The total number of different genotypes for this allele in a population will be, there are 5 alleles of a particular gene in a population, ठीक है, 5 allele जो है हमारे पास है, तो total number of different genotypes for this allele in this population will be, तो हमें पूछा गया है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ में से, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, जब भी हमें एलीली दिए जाए, ठीक है, एलीली दिए जाए, नंबर ऑफ एलिलीज दिए जाए और हमें पूछा जाए कि वो कितने जीनोटाइप जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एलिलीज है A1 A2 A3 A4 A5, और इनके जीनोटाइप्स कितने, मतलब इनके कॉम्बिनेशन कितने जो होंगे टोटल, वो हमें पूछा गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है 5, मतलब 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या 6 इंटू 5
डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 प्लस 2 दैट इज 15। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने फॉर्म होंगे, दैट इज 15। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन 15। The relation between species richness and area for the wide variety of taxa, that is angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes is a। तो हमें ये पूछा गया है पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन। तो हमें पूछा गया स्पीसीज के रिचनेस का और एरिया का अगर हम ग्राफ निकाले, ठीक है, टैक्सा की वैरायटी का, ठीक है, तो वो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो हमें किस फॉर्म में आएगा। तो वहां पे ऑप्शन दिए है पैराबोला, हाइपरबोला, ये जो है मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है, ग्राफ के टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ग्राफ निकालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे स्पीसीज रिचनेस। ये मैंने नहीं किया है, ये किसी ये साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन ह्यूम्बोल्ट, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने क्या किया, स्पीसीज की रिचनेस के साथ उन्होंने जो है एरिया का जो है ग्राफ जो है निकाला था, ठीक है। तो उन्होंने एक वहां पे एक फॉर्मूला निकाला, उसके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि क्या होगा कि जैसे जैसे स्पीसीज का एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो है हमें मिलती जाएंगी। मतलब क्या, स्पीसीज की रिचनेस जो है मिलती जाएंगी। और जब उन्होंने वो ये ग्राफ किया तो नॉर्मली एक ग्राफ जो है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ग्राफ कैसा आया, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला जो है हमसे कहते हैं रेक्टेंगुलर टाइप है जरा सा, और हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जितना ज्यादा एरिया जो है बढ़ता रहेगा उसी उसी के मल्टीप्लाई में जो है स्पेसिस की रिचनेस जो है ऐसी बढ़ती जाएंगी। पहले पहले कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। When two pure pea plants, one having round seeds and other having wrinkled seeds, are crossed, their offsprings have, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि टू प्योर प्लांट्स है, वन विथ राउंड सीड्स, ठीक है, देन अनदर विथ रिंकल्ड सीड्स are crossed, then their offspring have large starch grains, small starch grain, intermediate starch grain, large starch grain and intermediate starch grain in equal proportion, okay। so एक बात आपको बता दूं कि जो जीन जो है, जो सीड के शेप को या शेप के फॉर्म को जो कंट्रोल करती है, शेप ऑफ द सीड को, वही जो है स्टार्च के सिंथेसिस को भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ये बी यहाँ पे जो है डोमिनेंट जो होता है, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस के अगर हम बी ले जीन, तो बी यहाँ पे ऐसा होगा तो डोमिनेंट होगा, ठीक है। फिर स्मॉल बी होगा तो क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। और फिर बी बी होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे वो हाइब्रिड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे निकाला जाए तो अगर राउंड सीड्स देखे हम, ठीक है, राउंड सीड्स जो होते हैं यहाँ पे वो डोमिनेट होता है आर आर, ठीक है। और उसमें जो जीन है वहां पे वो कैसे आने वाली है, लार्ज स्टार्च ग्रेन के साथ आने वाली है, डोमिनेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे राउंड सीड्स विथ इंटरमीडिएट जो बी बी होगा, ठीक है, मतलब क्या, आर आर विथ दिस बी बी, ठीक है, हाइब्रिड के साथ होगा। वो क्रॉस करने के बाद यही जो है हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, दैट इज हाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी, आर आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि राउंड होंगे सीड्स विथ इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, और जो बाकी का होगा पूरा रिसेसिव, वो क्या होगा, पूरा रिंकल सीड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, सी ऑप्शन। Then a woman with a normal vision whose mother was colorblind marries a man with a normal vision. The woman is pregnant with her first child, ठीक है। Then what is the probability of child will be colorblind? So बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। देखो एक वुमन है विथ नॉर्मल विजन, ठीक है, मतलब क्या, एक्स एक्स, उस मदर वॉज कलर ब्लाइंड, मतलब ये वुमन क्या होगी, कैरियर होगी। और यहाँ पे देखा जाए मैरिज अ मैन विथ नॉर्मल विजन, ठीक है, एक्स वाई नॉर्मल विजन।
तो इनके गैमेट्स कैसे होंगे, एक्स सी एक्स एक्स वाई, ठीक है। फिर इनके प्रोजेनी कैसे आएंगे, एक्स सी एक्स एक्स सी वाई एक्स एक्स देन एक्स वाई, ठीक है। और ये एक्स सी क्या होगा, फिर से फीमेल होगी विथ डॉटर होगी, कैरियर। ये होगा सन जो कि कलर ब्लाइंड होगा, नॉर्मल नॉर्मल, दोनों सन और डॉटर ये नॉर्मल होगी। तो हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड विल बी द कलर ब्लाइंड बॉय। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो टोटल 100 लिया जाए प्रोबेबिलिटी इसमें, तो 50% डॉटर आएंगे, 50% सन आएंगे, ठीक है। मतलब दो यहाँ पे दो डॉटर है, दो सन है, ठीक है, टोटल 4 में से बच्चों में से, और उसमें से एक ही जो है कलर ब्लाइंड निकला है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल 4 बच्चे उसमें से एक ही जो है कलर ब्लाइंड है, और एक ही सन जो है कलर ब्लाइंड है। सो 1/4, और इसका आंसर आता है दैट इज ए ऑप्शन, बाकी रॉन्ग, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन ह्यूमन स्किन कलर is controlled by 3 genes A, B and C. Which of the following genotypes will having skin color different with from the rest? Okay, तो ऐसा ही एमसीक्यू हमें पूछा गया है। ह्यूमन स्किन कलर देखो कंट्रोल बाय, इट्स अ प्लियोट्रॉपिक जीन है, ठीक है, पॉलीजेनिक है, पॉलीजेनिक जीन है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनिक जीन है, मतलब क्या एक से ज्यादा जो है डोमिनेंट एलीलीज होते हैं उसमें। सो यहाँ पे देखा जाए अगर ये जो एलीलीज है वो कैपिटल हो सब, ठीक है, मतलब सब डोमिनेंट हो, ए बी बी सी सी, तो वो जो पर्सन होगा वो क्या होगा, डार्क स्किन कलर का होगा। अगर इसमें जो है डोमिनेंट की संख्या जो है कम हो जाती है, ठीक है, जैसे कि हमारे बी ऑप्शन में देखो ए बी बी देन सी सी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम डार्क होगा। फिर यहाँ पे देखा जाए तो उसका उससे भी अगर कम हो गए, एक ही ए आ गया, फिर स्मॉल आ गया, फिर एक ही कैपिटल बी आ गया, फिर स्मॉल आ गया, फिर इसमें आ गया, तो ये उससे कम डार्कर होगा, लेस डार्कर। जितना डोमिनेंस एलीलीज जो है जीन जो है कम होते जाएंगे, उतना क्या होगा, वो कम डार्कर होगा। जितना ज्यादा डोमिनेंस से बढ़ जाएंगे वो कितना ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो हमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स विल हैव स्किन कलर डिफरेंट देन द रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट दो ही है, ठीक है, दो ही डोमिनेंट है। बाकी इसमें आप देखोगे तो इसमें सी ऑप्शन में 3 डोमिनेंट है, बी ऑप्शन में भी 3 डोमिनेंट है, ठीक है, और ए ऑप्शन में भी 3 डोमिनेंट है, ठीक है। इनके स्किन कलर मतलब सिमिलर होंगे, लेकिन डी ऑप्शन का स्किन कलर जो है अलग कम होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा फेयर होगा, कम डार्क होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन जो है कम है, इसलिए इसका आंसर आता है क्या, डी ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर मोनोहाइब्रिड इन अ डायब्रिड क्रॉस, ठीक है, हमें पूछा गया है कि प्रोपोर्शन क्या होगा मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, इन अ डायब्रिड क्रॉस। तो इसलिए हमें क्या करना है, डायब्रिड का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डायब्रिड क्रॉस लेते हैं तो हमें जो है ये सारे जो है फाइंडिंग्स जो है मिलने वाले हैं, ठीक है, ये सारे फाइंडिंग्स हमें मिलने वाले हैं। तो हमें पूछा गया है कि इसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा, ऑफस्प्रिंग्स आर मोनोहाइब्रिड इन अ डायब्रिड क्रॉस, मतलब नंबर ऑफ मोनोहाइब्रिड जो है हमें इसे निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कौन कौन से जो है मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप से जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ए स्मॉल बी, ठीक है, एक ही इसमें हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड चाहिए, ठीक है, एक ही जो इनमें हाइब्रिड चाहिए, बाकी जो हमें डोमिनेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ऑब्जर्व करोगे इन सारे फाइंडिंग्स में से, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक एक यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया मैंने, ठीक है, वो आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, यहाँ पे देखो। देन वो कितने हैं यहाँ पे टोटल आप काउंट करेंगे तो वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक ही जीन जो है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड जो है वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करने कितने आते हैं, ठीक है। फिर आता है ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे देखो एक ही मोनो हाइब्रिड आता है ऑफस्प्रिंग का रेशियो, तो ये भी कितने हैं यहाँ पे, 2 है। फिर ए बी बी, यहाँ पे एक ही जो है डोमिनेंट है, बाकी सब रिसोर्स है, ये भी कितने हैं, 2 है। फिर ए बी बी
यहाँ पे एक ही डोमिनेंट है, बाकी रिसेसिव है, तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब क्या 8 हुए टोटल। ये कितना होता है टोटल, कितना आते हैं रेशो, 16 आते हैं, 16 जीनोटाइप्स रेशो आते हैं, ठीक है। और उसमें से 8 जो है मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, वो 50% जो है उसका क्या आता है, मोनोहाइब्रिड का प्रोपोर्शन होता है इन डायहाइब्रिड क्रॉस। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। The particular species of animals have had a three coat colors, white, yellow, and black. A population of these species in Africa had more number of yellow animals and less number of white and black animals. After hundreds of years, the species evolved having very few yellow animals and more white and black animals. The white and black animals were almost similar in quantity. Okay. Then the type of natural selection seen in this example is, ठीक है। तो हमें जो है पूछा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन में इसमें कौन सा टाइप का हुआ है, ठीक है। पहले था येलो जो डोमिनेंट था, बाद में जो है व्हाइट और येलो जो है क्या, व्हाइट और ब्लैक जो है डोमिनेट हो गया, और वो भी कितने इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ निकाले, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, टाइप ऑफ नेचुरल, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग हो, ग्राफ के फॉर्म में हमें पूछा गया स्टेबलाइजिंग है पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, या डायरेक्शनल है, डिसरप्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो था कैसा था, येलो डोमिनेंट था, बाकी सब जो थे नॉर्मल थे, ठीक है। मतलब व्हाइट और येलो दोनों पॉपुलेशन जो थे, व्हाइट और ब्लैक नॉर्मल थे, येलो जो है पीक पे था। देन यहाँ पे अभी क्या हुआ कि येलो जो है कम हो गया, व्हाइट जो है ज्यादा हो गया, ठीक है। येलो कम हो गया और ब्लैक ब्लैक जो है वो भी ज्यादा हो गया। दोनों भी कैसे, ये इक्वल है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा होता है तो हम इसे स्टेबलाइजिंग कहते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग कहते हैं या डायरेक्शनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैसा हो रहा है, डिसरप्टिव हो रहा है, ठीक है। दोनों जो है अपने अपने धुन में जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे नेचुरल सिलेक्शन हम क्या कहते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन आता है क्या, सी ऑप्शन। Biome in which the mean annual temperature approximately between 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius and the mean annual precipitation is approximately between 150 to 450 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है ये कौन सा जोम है, क्या कौन सा बायोम है। तो बायोम क्या होता है, बायोम एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक नेचुरल कम्युनिटी होती है, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होती है, नेचुरली फाइंडिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, या डिस्टिंक्टिव एरियाज होते हैं, और उनके टेम्परेचर के हिसाब से या उनके एनुअल प्रेसिपिटेशन के हिसाब से, यानी ऑर्गेनिक कंटेंट के हिसाब से उन्हें जो है अलग अलग जोन में जो है बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और उनका जो है प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन वो रहता है लगभग यहाँ पे 450 या 150 टू क्या 450 सेंटीमीटर, जिसमें जैसे हमें बताया गया है। तो कौन से रीजन होता है, वो मोस्टली होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, इसमें जो है इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, ठीक है। बाकी कोनिफर्स में बहुत टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है। देन टुंड्रा में देखो उससे भी ज्यादा कम रहता है, माइनस में रहता है। ट्रॉपिकल में देखो नॉर्मली एवरेज रहता है, और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी है जो एनुअल का, ठीक है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट का भी जो है नॉर्मल मॉडरेट रहता है, दैट इज 150 टू 450 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। द कंक्लूजन ऑफ डेविड टिलमन रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने क्या कंक्लूड किया था, ये हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू लोअर प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनिजम्स इन अ कोल्डर एरियाज हैव अ शॉर्टर लिम्स। तो डेविड टिलमैन ने क्या किया था कि उन्होंने आउटडोर प्लॉट जो है वो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में जो है ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। अलग अलग प्लॉट्स लगाए थे इकोसिस्टम के, और उनको जो है बहुत दिनों तक जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जितना उनका प्लॉट का एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, जितना उनका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। और उससे ज्यादा क्या हो रहा है, मोर जो प्रोडक्टिविटी है स्पीसीज की जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन में इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जितना ज्यादा स्पेस बढ़ रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती है, और जितना ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ रही है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, उसके हायर जो है प्रोडक्टिविटी होती जा रही है।
Then a lady in a 15 weeks pregnant, various tests confirmed that her child was born. It would suffer from a serious illness leading to a serious handicap. What is the best suggested option to this case as per the medical termination of pregnancy, that is एक्ट अपॉन 2007? ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है 2017 में, तो इसके लिए ठीक है व्हाट इज द बेस्ट सजेस्टेड ऑप्शन? ठीक है, बेस्ट सजेस्टेड एक हो, एक लेडी है 15 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसने टेस्ट किया, ठीक है, अमीनोसेंटेसिस किया, और उसे ये पता चला कि उसका जो बेबी है, उसका जो चाइल्ड है, ही इज गोना सफर फ्रॉम सीरियस इलनेस, ठीक है, जेनेटिक इलनेस उसे होने वाली है, हैंडीकैप जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसे हम क्या राय दे सकते हैं? सो यहाँ पे देखा जाए तो ये मेडिकल टर्मिनेशन लॉ जो है अमेंडमेंट दैट इज ऑफ एक्ट 2017, ये क्या कहता है? एमटीपी यानी कि टर्मिनेशन कैन बी डन विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 12 वीक्स में तो पॉसिबल है, लेकिन लेडी को यहाँ पे कितने हुए? 15 वीक्स हो गए प्रेग्नेंट होके, ठीक है। देन दूसरा एक होता है यहाँ पे एमटीपी कैन बी डन बिटवीन 12 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब क्या 12 to 24, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हो सकता है एमटीपी, ठीक है, लेकिन उसे क्या करना होगा? 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के उसे जो है उसका ओपिनियन लेना होगा, और फिर जो है वो एमटीपी कर सकती है। तो इसीलिए जो है हम उसे क्या रह सकते हैं? एमटीपी कैन इजिली परफॉर्म, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उसके ऊपर जो है कोई भी लॉ का जो है कुछ उसको हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये लॉ ये भी कहता है कि अगर मदर को कोई रिस्क हो, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो एमटीपी कराया जा सकता है। और इसी के साथ साथ चाइल्ड को कोई सब्सटेंशियल रिस्क हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन में कहा गया है कि वो हैंडीकैप होने वाला है, जेनेटिक डिसीज, सीरियस इलनेस उसे होने वाले है, तो भी एमटीपी का ये जो लॉ है, ठीक है, अमेंडमेंट है, ये जो है ये प्रोवाइड करता है कि आप एमटीपी जो है कर सकते हो, लेकिन 2 प्रैक्टिशनर की यहाँ पे क्या लेनी होगी? आपको जो है राय लेनी होगी। देन if an agronomist is trying to induce flowering in a short day plant and unknowingly it gets exposed to light for some amount of time, what will be the consequence of the plant? देखो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, और शॉर्ट डे प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लगता है लाइट। अगर इससे ज्यादा उसे मिल गया तो उसमें जो है फ्लावरिंग जो है इंड्यूस नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर आता क्या? दैट इज इट विल नॉट फ्लावर, दैट इज सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिट्स बिलो द डिस्क्रिप्शन? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओके, यूनिसेलुलर, ग्रीनिश कलर का है थोड़ा सा, ओके, ग्रीनिश कलर का है, सेल वॉल है, हैज अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल इनफोल्डिंग से इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहते तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक यूनिसेलुलर स्पीसीज है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या होगा? इजिली वी कैन आइडेंटिफाई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसमें आते हैं? मोस्टली इन बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या है? और ऑटोट्रॉफिक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फंगाई नहीं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक होती है, वायरस तो नहीं हो सकते। देन अल्गी, अल्गी जो है उसमें जो है दे आर यूकैरियोटिक नॉट प्रोकैरियोटिक, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन। फाइंड ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग: अमाइलोप्लास्ट, अपोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, ओके। यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें से हमें ऑड वन आउट जो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दो अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, देन ओलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ओलियोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट, ये क्या होते हैं?
ठीक है, दे आर प्लास्टिड्स, ठीक है, दे आर प्लास्टिड, दे आर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड विच आर फाउंड इन, इसमें फाइंड आउट किए जाते हैं सेल्स में, जो विद इन सेल्स प्लांट के सेल्स में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है किस में हेल्प करते हैं, अमाइलोप्लास्ट जो है हेल्प करता है इन स्टोरेज, ऑरिलोप्लास्ट जो है, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑरिलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पे ऑलिगोप्लास्ट जो है, इलोप्लास्ट जो है, इट्स अ स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फ्लैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स। लेकिन आप अभी अपोप्लास्ट देखोगे तो ये रहता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए ये जो है क्या है, ऑड मैन आउट है, कोई भी स्टोरेज नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन बी, ठीक है, बी इज करेक्ट। There are 20 different types of amino acids that help in a formation of proteins. They differ from each other in a structure because of their, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अमाइनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप, ये दोनों से बनते हैं क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, अमीनो एसिड्स बॉन्ड जो है इससे बनते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही जो अलग अलग टाइप के हमें अमीनो एसिड्स क्यों मिलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इसके अल्फा कार्बन को एक आर ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप जो अटैच होता है, और इसी के वजह से जो है एवरी अमीनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, so that's why C option is correct. Under which of the following condition the oxyhemoglobin dissociation curve shifts to left, यानी कि क्या होना चाहिए उसमें जो है इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को नॉर्मली ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें पूछा गया है वो लेफ्ट की तरफ जो है कब जाएंगी, राइट की तरफ जाना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो मतलब क्या, ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होना फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। और उसके रीजंस क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर ऑफ CO2 इन, और यहाँ पे डिक्रीज इन pH, इसकी वजह से राइट में शिफ्ट होता है, और हमें लेफ्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, इंक्रीज इन pH, मतलब क्या, pH जो है बेसिक हो जाएगा, तब जो है मोस्टली मतलब बेसिक की तरफ या अल्कलाइन नेचर की तरफ जब जाएगा तब जो है ये कर्व जो है लेफ्ट को शिफ्ट होगी। अगर ये कम यहाँ पे ये कम होता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक की तरफ जाता है, तो इसकी जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो वो राइट को शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या, ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीज इन pH. The given nucleotide sequence on mRNA is as shown. ओके ये सीक्वेंस दिया गया है, तो हमें पूछा गया हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें जो है कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, सीक्वेंस हमें पहले जो ऑब्जर्व करना होगा SMCQ में, तो हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5' एंड पे शुरुआत हुई है AUG, ठीक है, हम तीन तीन के भागों में इसके लिखेंगे, UCA, देन UGG, then GAG, okay, then UGA, GUU, okay, then क्या आता है यहाँ पे, okay, then GGG, GGG, and then CUA, AAA, UAG 3'. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है UGA, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, चार हो गए फॉर्म। और यहाँ पे UGA ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अमीनो एसिड बनने की प्रक्रिया जो है, अटैच होने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कर देगा UGA। तो हमें यहाँ पे पहले इसमें कितने अमीनो एसिड मिलेंगे, चार, 1 2 3 4, ठीक है, चारों के चारों मिल जाएंगे। अब क्या पूछा गया उन्होंने, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन is in a mutated situation by the deletion of 9 nucleotide, 9th न्यूक्लियोटाइड की, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जी अगर हम निकाल दे तो हमें कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे, तो ये जी निकाल दे तो क्या होगा, AUG, देन UCA, देन UG, ये जी निकाल दिया, अब बाकी का लेंगे हम UGA, ठीक है, UG, UCA, देन UGG, ठीक है,
then AGU, then GAG, then UUG, ठीक है, देन GGC एंड देन UAA। देखो UAA जो यहाँ पे डबल आ रहा है, कितने अमीनो एसिड के बाद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड्स के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे? 7। UAB क्या है? स्टॉप कोडॉन, स्टॉप जो है, ठीक है, स्टॉप न्यूक्लियोटाइड स्टॉप कोडॉन है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 7। तो 4 और 7 किसमें ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। Which of the following restriction endonucleases cannot be used while using PBR22 as a cloning vector? PU2, BAM-H1, SAL1, PST1। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा यूज कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन वी कैनॉट यूज। नीचे दिए हुए में से ये सारे क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, और इनमें से हम कौन सा जो है यूज नहीं कर सकते जब हम क्लोन कर रहे हो PBR322 व्हाइल यूजिंग PBR322 एज अ क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर यूज कर लियो। तो यहाँ पे देखा जाए PBR322 ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसका 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, दैट इज BAM HI देन और SAL I, ठीक है। जो इनके पास जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे इनके पास जो होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है, टेटार। और वो क्या करते हैं? दोनों जो है सेलेक्टेबल मार्कर के काम करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस की साइट्स। और इसको और 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, दैट इज PST1, PSTI एंड PVUI। PSTY यानी अगर हम यूज करें तो इसको क्या होता है? यहाँ PU1 जो हम पहले यूज करें तो उसमें क्या होता है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। वो भी जो है सेलेक्टिकल मार्कर की जैसे एक्ट करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट जो है मार्क करने का काम करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो PS1 भी जो है लगभग वही काम, PST1 जो है वह भी लगभग वही काम करता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है और वो सेलेक्टिकल मार्कर काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है PU2, ठीक है। ये PU2 क्या होता है? ठीक है, PU2 जो है ये भी ये प्रेजेंट होता है ऑन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रॉप पे प्रेजेंट होता है, रॉप रीजन में, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड रीजन। अगर ये यूज किया हमने, ये एंडोन्यूक्लियस यूज किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के प्रोसेस को क्या करेगा? इंटरफियर करेगा। इट विल इंटरफियर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। नहीं होने देगा, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड जो है ये बिल्कुल नहीं होने देगा, उसे जो है हार्म पहुंचाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे PU2 जो है यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आता है ए, ठीक है, यूज नहीं कर सकते इसलिए आंसर आता है। बाकी जो है BAHI, ठीक है, यूज कर सकते हैं, SALI यूज कर सकते हैं, यहाँ पे PST1 यूज कर सकते हैं, SAL1 जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सबके पास रेजिस्टेंट जीन है और ये जो है PO रॉप रीजन में प्रेजेंट नहीं है, ये प्लाज्मिड का एप्लीकेशन जो है ये बैक नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ए। Which of the following graphs best describes the changes in cycle of PCR? ठीक है, तो साइकिल और टेम्परेचर का जो है हमें ग्राफ दिया गया है, टाइम और टेम्परेचर का ऑफ PCR साइकिल, और हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट। यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप जो होती है PCR में, वो क्या होती है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और वो 90 डिग्री सेल्सियस पे जो है DNA वहां पे जो है हिट किए जाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से। मतलब अगर हम ग्राफ निकाले तो एक ऐसा एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा 90 डिग्री। फिर सेकंड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एनिलिंग, जिसमें 2 DNA के बैंड जो है बाइंड किए जाते हैं बाय एंजाइम लाइगेज, और ये किया जाता है एट 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या होना है? कम होने वाला है, नीचे आने वाला है। और फिर थर्ड स्टेप जो है वो की जाती है पॉलीमराइजेशन। सभी प्राइमर जो है इलोंगेट और बाइंड किए जाते हैं और वो की जाती है एट 72 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर, 90 के थोड़ा सा
नीचे। तो ऐसा जो है इसका ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, आप जैसे कि फर्स्ट ग्राफ में देख सकते हो, ऐसा ऐसा और थोड़ा सा ऊपर, जो कि ए ऑप्शन में दिया वाला है। दैट इसका आंसर आएगा क्या, ए ऑप्शन। सो ये गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ डिफिकल्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज फ्रॉम एनटीए नीट अभ्यास 28। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ एमसीक्यूज की वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग ही करूं, तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। एंड अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।